स्वागत है आपका शीतल जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। तो खाड़ी युद्ध अब जिस मुकाम पर पहुंच गया है, उसकी नए सिरे से समीक्षा आवश्यक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा अमेरिका का पलड़ा पिछले दिनों भारी हुआ है। अमेरिका की प्रतिष्ठा में बहुत क्षय हो चुका है, हम सब लोग उसकी चर्चाएँ कर चुके हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा हथकंडा अख्तियार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे ईरान को बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो ईरान की तरफ से एक 3 सूत्रीय शांति प्रस्ताव आया है, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट है। आप ज़्यादा गहराई से इस बात को देखते हैं, आपके पास ज़्यादा विस्तृत स्रोत हैं इन इन सूचनाओं को पढ़ने समझने के। तो ईरान ने कहा है कि भाई होर्मुज़ जलडमरू मध्य वो खोल देगा, बशर्ते अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए और युद्ध बंद करने की गारंटी दे। अभी अमेरिका ने उस पे कोई हाँ या ना नहीं कहा है। तो आप ये जो प्रस्ताव है, इसके पीछे की ईरान की मजबूरियाँ क्या हैं? इनकी चर्चा होनी ज़रूरी है। जी, शीतल जी। देखिए, ये तो सच है कि ईरान जो है हुँ, सामरिक या आर्थिक ताकत में अमेरिका या इज़राइल से कहीं हुँ। मुकाबिल नहीं था। जी, जी। ये लड़ाई शुरू होने से पहले का भी सत्य है, अभी का भी सत्य है और ये अभी सत्य पुराना है और अभी काफ़ी लंबे समय तक ये परिस्थिति जो त्यों रह सकती है या मिलती-जुलती रह सकती है। जी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था। जी। दूसरी तरफ जो अमेरिका और इज़राइल का दावा था कि वो वहाँ रिजीम चेंज कर लेंगे, हुँ, वो उनका संदेह था जो गलत साबित हो गया। हुँ, ये स्थितियाँ हैं जो तथ्य हैं, सत्य हैं। अब एक ही चीज़ अमेरिका के हाथ में या इज़राइल के हाथ में और बचती है, हुँ, कि वो जो आर्थिक रूप से इनको चोक करने की कोशिश है, हुँ, उसको सिरे चढ़ाएँ। हुँ, वो उन्होंने जैसे इन्होंने होर्मुज़ की खाड़ी से अपना लेवरेज पैदा किया ईरान ने, हुँ, वो उन्होंने उसका काउंटर किया कि उन्होंने ओमान की खाड़ी में अपने युद्धपोत और वो लगा के ईरान में आने-जाने वाले माध्यमों को सील कर दिया। हुँ, और इससे जो है ईरान को तेल बेचने में दिक्कत हो गई और इससे जो उनके यहाँ आने वाले आयात हैं, जो ज़रूरी हैं उनके अपने जनजीवन के लिए, हुँ, उसमें भारी दिक्कत हो गई। पैसा हुँ, भी ना हो और साधन कोई उधार भी ना मिल सके, तो वो तो एक कठिनाई उनके लिए भी है। हुँ, निश्चय ही ये एक परिस्थिति है जिसमें दोनों पक्ष अपना-अपना एक-एक लेवरेज लेके हुँ, अब इस स्थिति में है जिसमें जो कमज़ोर पक्ष है वो पहले सकम करेगा। हुँ, तो निश्चित तौर पर इसमें ईरान उस तुलना में कमज़ोर है हुँ, और उस कमज़ोरी का जो आपने बिल्कुल सही कहा, उसका एक हिस्सा ये है। लेकिन जहाँ तक उसकी खुदमुख्तारी का सवाल है, हुँ, अगर उसपे फिर युद्ध थोपा जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया का सवाल है, हुँ, भविष्य में सत्ता के बदलने ढहने का सवाल है। अभी वो स्थितियों में इस सब के बावजूद कोई मूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। ज़रूर इसमें सब में दूसरे बहुत सारे देश जो ईरान से भी जुड़े हुए हैं, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, जो हुँ, इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। हुँ, उन्हीं के ज़रिए आप कह सकते हैं कि ईरान के इस प्रस्ताव को वापस किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री उनके आए और वो गए। अच्छा, इसको लेके थोड़ा-सा ईरान के अंदर भी जो अब हुँ, सत्ता का गठन इस समय जिस तरह से है, हुँ, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्गों को उनके मारा जा चुका है, हुँ, तो निश्चित तौर पर अब उसमें 2-3 तरह की धाराएँ प्रिवेल भी कर रही हैं। हुँ, एक जो नौजवानों की होती है, उत्साही होती है, जो शायद आईआरजीसी के रूप में है, हुँ, जो अपने विदेश मंत्री या अपने संसद के अध्यक्ष या राष्ट्रपति किसी की भी नरम बात सुनने के लिए तत्पर नहीं है, हुँ, बल्कि उसको वो दूसरी श्रेणी में रखती है और गरम-गरम बातें करती है। हुँ, दूसरी ओर जो संजीदा लोग हैं, जो भी बचे-खुचे हैं उनके पास जो लीडरशिप में हैं, वो परिस्थितियों का आकलन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं वहाँ, ये ठीक आए और ये संभावना थी, ऐसा हो सकता है। जी, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आ चुकी है, अमेरिका के भी ये चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आ चुकी है, ईरान के भी। हुँ, एक अमेरिका ताकत के बल पर होर्मुज़ को चला नहीं सकता, ये तो तय है। अगर जी, वो सोचता है कि ताकत के बल पर वो होर्मुज़ को चला लेगा, तो वो नहीं चला सकता। हाँ, अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो दबाव डाल के ही इस परिस्थिति में आवे। हुँ, दूसरी ओर अमेरिका की बहुत बदनामी हो रही है सारी दुनिया में। हुँ, हुँ, उसके सारे अपने दोस्तों में अब उसकी साख बहुत कम हो गई है। हुँ,
अपने लोगों में, खुद अमेरिकी नागरिकों में उसकी साख इस समय बहुत लो लेवल पर है। अभी एक घटना भी हुई जो राष्ट्रपति पर हमले की थी। अब पता नहीं उसके बहुत सारी उसकी थ्योरीज हैं, तो हम लोग उनमें बिना गए हुए हम उसको इस सिंपल लेते हैं कि समाज में उनको उनकी स्वीकार्यता को लेके असहमति बहुत बढ़ गई है। इस स्तर तक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो एक बात छोड़ दूं इसमें आपकी बातचीत में, जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसने अपना एक मैनिफेस्टो भी दिया है। जी जी। और उस मैनिफेस्टो से संबंधित सवाल जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो बुरी तरह बौखला गए। उसने व्यक्ति ने कहा है कि ये आदमी रेपिस्ट है, ये आदमी गद्दार है, और ये आदमी बच्चों का यौन शोषण करता है, पीडोफाइल है, और इसके साथ में किसी कीमत पे नहीं जुड़ा रहना चाहता। मतलब इसको कैसे नेता माना जाए। तो जब ट्रंप से ये पूछा गया तो ट्रंप उत्तेजित हो गए, बौखला गए। उन्होंने कहा कि आई एम नो रेपिस्ट, आई हैवंट रेप्ड एनीबॉडी, आई एम नो पीडोफाइल। ये सब वो बोले बहुत जोर जोर से, और वो पत्रकार से बोले कि तुमने ये सवाल पूछे, यही कितनी गलत बात है अपने आप में। हाँ, मतलब उस तो प्रतिक्रिया अमेरिका के राष्ट्रपति को ये चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ रहा है कि वो बलात्कारी नहीं है और वो बच्चों का यौन शोषक नहीं है। जी, तो मेरा कहने का वही मतलब था। बिल्कुल आपने उसको तथ्य से पुष्टि कर दी उसकी, कि जो अमेरिका में उनकी स्वीकृति है, उस स्वीकृति में भी भारी डेंट हुआ है। ये सब चीजें उसका प्रतिबिंब है। तो आने वाले दिनों में, चूंकि एक लोकतांत्रिक देश अभी तक वो हैं, आचरण में बहुत चीजें अलोकतांत्रिक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोकतांत्रिक देश हैं। वहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने को असर्ट कर रहे हैं, वहाँ पत्रकार हैं जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, और वो भले ही दुत्कारे जाएं या उनके साथ दुर्व्यवहार हो, लेकिन वो उस अपने अधिकार को तिलांजलि देने को तैयार नहीं है हमारी तरह। तो इसलिए वो एक अलग परिस्थिति है। तो इसमें ईरान ने जो ये प्रस्ताव दिया है, और अभी अमेरिका तो चाहता है कोई चीज उसकी न्यूक्लियर से रिलेटेड उसके हाथ में आ जाए। जहां पे ये बात अटकती है, जिसको ईरान छूने नहीं देना चाहता। ईरान चाहता है उस चीज को, अब ये इस युद्ध से ये भी हो गया। युद्ध से पहले ईरान बहुत सारी चीजों पर तैयार था, लगभग अपने इस पूरे कार्यक्रम को वो शेल्व करने को तैयार था, यूरेनियम भी देने को तैयार हो गया था तकरीबन। तो लेकिन अब वो जाहिर है वो भी उस स्थिति पे नहीं जाएगा। तो जैसा हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि यस, परिस्थितियां दोनों तरफ एक तरह तनावपूर्ण है। दोनों पक्षों ने बहुत कुछ नुकसान किया है, लेकिन इसमें दूसरा पक्ष जो है पीड़ित भी है। ईरान ने अमेरिका या इजराइल पर हमला नहीं किया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके युद्ध के जरिए कुछ हासिल करना चाहा जो वो हासिल नहीं कर सके। इस तर्क पर वो पहले ही युद्ध हार चुके हैं। अब दूसरे तर्क आते हैं कि हाँ, वो ताकतवर है, हाँ उनके पास आर्थिक महाशक्ति है, हाँ उनके ब्लॉकेट से ईरानी जनजीवन पर भारी असर पड़ सकता है, और इस लेवरेज के चलते वो कुछ ऐसी समझौते पे जा सकते हैं जिस पे वो युद्ध के जरिए नहीं पहुंच सके थे। ये संभावनाएं इन सब चीजों से बन के सामने आ रही हैं। ये आपने जो भूमिका में कहा, मैं उससे सहमत हूँ। जी। अच्छा, दूसरे एक बात जो मैं चाहता हूं आप उसके ऊपर रोशनी डालें। ईरान ने बहुत जल्दी ही युद्ध शुरू होते ही समझ लिया था कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके लिए एक बहुत बड़े रणनीतिक औजार में बदला जा सकता है। तुरंत शुरू में तो किसी की समझ में नहीं आई थी बात, कोई भी इस बात को न सोच रहा था न कह रहा था, लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ ईरान ने उसको उसमें ब्लॉकेट करने लगाना, उस पर अपना कब्जा शुरू कर दिया, सुरंगें बिछानी शुरू कर दी, और उसके बाद पूरा युद्ध जो है वो एक हाइब्रिड वार में बदल गया कि एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ एक जो पानी के समुद्र का रास्ता है उस रास्ते को रोक दिया गया है, और दुनिया में उसकी वजह से एक ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है और अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ रहा है उसका। ये ईरान ने कर दिखाया सफलता के साथ। उस वक्त भी बहुत लंबे अरसे तक अमेरिका की ये समझ में नहीं आया कि इसकी काट क्या है। बहुत बाद में, जब तक ईरान ने अमेरिका की प्रतिष्ठा को काफी खराब कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा काफी नीचे गिर गई, उनकी लोकप्रियता भी पीछे गिर गई, इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तब कहीं जाके डोनाल्ड ट्रंप को सूझा या किसी ने इनको सलाह दी। समझा जाता है कि शायद खाड़ी देशों ने ही इनसे ऐसा कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। तब इन्होंने ओमान की खाड़ी में जाकर अपना ब्लॉकेट किया ताकि ईरान का निर्यात रोक दें और ईरान का आयात रोक दें। अच्छा, वो जो ब्लॉकेट इन्होंने किया, तो वो ब्लॉकेट एक तरह का देर से सोचा गया, एक मुझे लगता है कि वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ अमेरिका की तरफ से, और उसकी वजह से वो ईरान के ऊपर भी एक दबाव बना पाए।
तो ये अमेरिका की ज़ाहिर है, अमेरिका की रणनीति धीरे-धीरे इवॉल्व हुई। शुरू में तो यही मानते थे कि वो एपिक फ्यूरी नाम रख दिया था उसका कि हम अभी मार-काट तबाह करके, बमबाजी करके सब ईरान को अपना झुका देंगे। तो ये जो देर से एक रणनीति बदली, इसको कैसे आप देखते हैं शीतल जी? देखिए, ये रणनीति ऐसी थी जिस पर पहले उनके सैनिक जो लीडर थे वो तैयार नहीं हो सकते थे, हुँ, क्योंकि इसकी जो कानूनी और अन्य समस्याएं हैं इससे रिलेटेड, जो अब झेलनी पड़ रही, चूंकि अब इस परिस्थिति में वो फंस गए। हुँ, इसकी परिस्थिति की वजह से उन्होंने पूरे यूरोप को खो दिया है। हुँ, उन्होंने एशिया में भी अपने तमाम दोस्तों के मन में भारी संदेह पैदा कर दिया है। हुँ, और यहाँ तक कि उनके बहुत ऐसे समर्थक जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को होम कर दिया है, वो भी उनसे अंदरूनी बातचीत में असहमत हैं, मजबूरन उनके साथ हैं। तो ये जो लॉस है, इस लॉस को उस तरह से आंका नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म लॉस है, हुँ, शॉर्ट टर्म नहीं है। ये भविष्य में जो अमेरिका ने अपने को अमेरिका बनाया था, हुँ, जिसका नाटो नाम का एक सैनिक संगठन था, जी। जिसकी यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूटीओ मतलब दुनिया की अर्थ संस्थाएं, वित्त पूरी विश्व व्यवस्था थी। हुँ, हुँ, जी, पूरी विश्व व्यवस्था पर जिसका अपरोक्ष नियंत्रण था, और हुँ, जिसकी से बहुत बड़ी थी, और जिसके सामने जो चुनौतियां अभी हैं, वो हुँ, कमजोर चुनौतियां थी चुनौतियां दुनिया में और हैं, हुँ, लेकिन अभी तुलनात्मक रूप में कमजोर चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को इससे ताकत मिली, वो हुँ, इससे ज्यादा तगड़ी हो गई जितनी थी, हुँ, और उनके जो सहयोगी थे वो हुँ, उनसे विलग हो गए। इस लिहाज से ईरान को देखें तो ईरान को कुछ नए सहयोगी दुनिया में मिले हैं। हुँ, जैसे दुनिया भर का एक जनमत जो उसके विरुद्ध हो गया था कि वहां एक मुल्ला शासन है, हुँ, स्त्रियों को प्रताड़ित करता है, लोगों को गैर कानूनी तौर तरीकों से, जो आज के समाज के लिहाज से गैर कानूनी है, मध्यकालीन है, उस तरीके से लोगों को दंडित करता है। एक रिप्रेसिव स्टेट है, तानाशाह स्टेट है, और जो एक धार्मिक आधार पर चल रही, ये सब जो उसकी इमेज थी, ये सब इमेज उसका मेकओवर हो गया। हुँ, उसकी क्षमताओं के बारे में भी जो आकलन थे वो सब बदल गए, हुँ, और ये हुआ कि नहीं, वो एक बड़ी ताकत है, और वो हुँ, अपने पूरे बगल के जीसीसी के देशों में अमेरिकी अड्डों को पंगु कर सकता है। हुँ, वो इज़राइल का भी मुकाबला कर सकता है लंबे दौर तक, हुँ, और ये स्टेज आ सकती है कि अगर अमेरिका उसके पीछे ना हो तो इज़राइल के पास बहुत संभावनाएं नहीं बचेगी, ये परिस्थिति ला सकता है। हुँ, तो ये सब नया जो कुछ हुआ है, ये ईरान के पक्ष में जाता है। अब अगर किसी समझौते से उसकी जो पुरानी परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर जो भी समझौता होगा उन परिस्थितियों में कुछ न कुछ अफर्मेटिव उसके लिए करके जाएगा, हुँ, कितने भी दबाव में होगा, हुँ, तो वो स्थिति आएगी। क्योंकि हुँ, जितना दबाव ईरान पर है, हुँ, उससे कम दबाव अमेरिका पर सारी दुनिया से नहीं है। हुँ, भारत समेत यूरोप, ईयू के देश अपनी ओर से अलग पहल करना चाहते हैं होर्मुज खोलने के लिए अब। हुँ, इसके लिए लगातार सब बात करने पे मजबूर हो गए हैं। हुँ, तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, ये अमेरिका के अपने बनाए हुए जो सामर्थ्य के किले थे, उनको कमजोर करके आई है। हुँ, किसी भी युद्ध का अंत आखिर न आखिर में तो टेबल पे होता ही है। उसमें कुछ चीजें कोई कंसीड करता है, कुछ चीजें दूसरा कंसीड करता है। इसका भी होगा। यही तो लोग कह रहे थे कि जो चीजें टेबल पे तय होती हैं, उनको आप हवाई जहाज से बम से क्यों तय करना चाहते हैं? हुँ, इनकी आलोचना ही यही थी। वो आलोचना वहीं की वहीं स्थिर हो गई है आसमान पर, और इन पर चिपक गई है। उससे इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। हुँ, अब सिर्फ यही है कि वो ईरान को उसकी परिस्थितियों के आधार पर थोड़ा ऊंच-नीच करके न्यूक्लियर वाले मामले में कुछ कंसेशन कर ले, जिसको ईरान इस प्रस्ताव में नहीं छू रहा है। हुँ, तो ईरान भी अपनी गोटियां जो चल रहा है, वो प्रैक्टिकल चीजों पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म वो भी देख रहा है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और वो इस वार्ता में वो लेवरेज न्यूक्लियर वाला रखना चाहता है। और हुँ, अमेरिका की दिक्कत ये है कि वो यहाँ से लौटे कैसे, किस फेस से लौटे, कि अगर उसके पास न्यूक्लियर मामले में कुछ भी ना हो, जिस हुँ, मामले के बहाने उसने इस युद्ध को छेड़ा और रिजीम हुँ, बदलने की बात की और बड़ी बड़ी बातें की, वो हुँ, सारी बातें उसको कंसीड करनी पड़ रही है कि उसी रिजीम से उसे हुँ, अब बैठ के बात तय करनी पड़ेगी। ऊंच या नीच हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस बीच और डेवलपमेंट ये है कि इसमें रूस भी अब लगभग शामिल है, हाँ, और जो विदेश मंत्री है ईरान के, रूस भी हुआ है इस बीच। तो रूस शामिल तो था ही, रूस और चीन तो बाकायदा
यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और जहां भी जरूरत पड़ी उन्होंने उस ईरान के पक्ष में खड़े होकर अपना स्वर दिया। और जो बहुत सारे अघोषित तौर पर मदद है वो सब वहां से जारी ही है और होगी ही। एक जहाज जो अभी पकड़ा था अमेरिका ने, उसमें दवाइयां वगैरह चीन से जा रही थी। इसका मतलब वो मदद उन लोगों की जारी है और वो यहाँ से रुकेगी तो कहीं और से करेंगे, कहीं और से रुकेगी तो कहीं तीसरी जगह से करेंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे, वो सब वो कर रहे होंगे। हम लोग उनके प्राइवी नहीं है, लेकिन वो सब चीजें हो रही होंगी। तो ये परिस्थितियां बन के हमारे आपके सामने आई। जी जी। अच्छा, अब इसमें ये तो बात सही है कि ईरान के विदेश मंत्री वहां गए, रूस गए, और उन्होंने अपने सर्वोच्च नेता का संदेश व्लादिमीर पुतिन को दिया। उसके बाद पुतिन ने उस संदेश के हवाले से ही कहा कि वो ईरान की मदद के लिए सब कुछ करेंगे, पूरी तरह जमे हुए हैं ईरान के पक्ष में। पहले भी कर रहे थे, अब आधिकारिक रूप से इस बात को मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख दिया गया है। आपका ये तर्क भी बिल्कुल सही है, विश्लेषण सही है कि ईरान को इस युद्ध के दौरान इस तरह के लाभ हुए हैं जिस तरह के लाभ की युद्ध के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ईरान जो जो रियायतें देने को तैयार था, अमेरिका के सामने जिन जिन प्रश्नों पर झुकने को तैयार था, आज वो इस स्थिति में है कि वो उन रियायतों को वापस ले सकता है और अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर सकता है। नंबर एक, वो अपने मिसाइल कार्यक्रम में किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं चाहता। नंबर दो, वो अपना यूरेनियम चाहे कितना भी वो संवर्धित हो, कम या ज्यादा, वो अमेरिका को सौंपने या किसी को सौंपने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो ये दो बहुत बड़ी बातें हैं। इसके इन दोनों बात, ये उनकी रेड लाइन है उसकी, इसके इधर वो कोई समझौता नहीं करता। अब ईरान के सामने एक व्यवहारिक समस्या भी है, जिसके बारे में आप ज्यादा बेहतर मुझसे बता सकते हैं। और वो व्यवहारिक समस्या ये है कि ईरान का चूंकि तेल तो जा नहीं रहा है, जितने भी जहाज हैं उनके लदे खड़े हुए हैं और जा नहीं रहा है, तेल लगातार निकल रहा है कुओं से। और हमेशा ही जो तेल के भंडारण की एक सीमा होती है, कितनी भी आप सीमा को बढ़ा लें, तो इस वक्त अमेरिका, चीन, ईरान के जो तेल भंडार गृह हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हें सुना गया है कि पानी इन टैंकरों में जाता था और जो टैंकर उसके लिए भी डीकमीशन कर दिए गए थे, उनमें अब उन्हें तेल को भरना पड़ रहा है। क्योंकि जब तेल वो भरने में, तेल का भंडारण करने में असमर्थ हो जाएंगे तो उन्हें तेल का उत्पादन रोकना पड़ेगा। वरना तेल का उत्पादन अगर नहीं रोकेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी, विस्फोट होंगे, आग लग जाएगी कुओं में, भयानक स्थिति बन जाएगी। और जब वो तेल का उत्पादन रोकेंगे, यानी कुओं को बंद करेंगे, तो फिर कुएं दोबारा तेल का उत्पादन करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर सवालिया निशान है। उस क्षमता से करेंगे कि नहीं करेंगे, इस क्षमता से पहले कर रहे थे, उस पर सवालिया निशान है। समय कितना लगेगा दोबारा उन्हें सक्रिय होने में और उत्पादक होने में, ये सारे के सारे सवाल ईरान के सामने मौजूद हैं। ऐसा समझा जाता है, मीडिया में इस प्रकार के आंकड़े हैं कि ईरान को शायद 15 से 20 दिन अभी और वो ये इस परिस्थिति को झेल सकता है। अगर ये परिस्थिति इसी तरह बनी रही, तब फिर ईरान को तेल उत्पादन के सवाल के ऊपर एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण में एक निर्णायक परिवर्तन करे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। रिफाइनरीज के साथ, रिफाइनरीज तो अलग चीज है, लेकिन इनके साथ जो तेल उत्पादन का जो कार्यक्रम है उसकी जो व्यवस्था है, उसके लिए बिल्कुल ये सब मीटरिंग करनी पड़ती है। और ये सही है, ये सारी सूचनाएं आपकी बिल्कुल सही है कि चूंकि वो तेल बिक नहीं रहा है, तो जो भी उनके पास क्षमता है स्टोरेज की, चाहे समुद्र में रखने की और चाहे अपने जहां से वो निकालते हैं उसके आसपास, वो लगभग उसको पूरा कंज्यूम कर चुके हैं और उनको वो उसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं। एक्चुअली मुझे तो ये सूचना मिली थी कि शायद 7 या 8 दिन के बाद उनकी बहुत सारे एरियाज में उनको रोकना ही पड़ेगा उत्पादन, क्योंकि वो इतना ज्यादा हो चुका है और वो अब वो स्थिति नहीं है कि वो उसको और उत्पादित करते रह सके। और ये भी बिल्कुल आपकी तकनीकी बात सही है कि जिन जगहों से उत्पादन की इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है तो वो नई तरह की टेक्निकल समस्याएं पैदा करता है। हालांकि आज की दुनिया में हर चीज का हल कर लिया गया है टेक्निकली, ये एक उत्तर है, लेकिन उस सब की कॉस्ट हो जाती है और कई बार वो कॉस्ट मतलब असहनीय भी होती है। ये सब चीजें अमेरिका को पता है और अमेरिका और वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो उधर से नहीं अपनी सफलताएं पा सके, तो अब इसके जरिए वो उन सफलताओं को पाने की कोशिश करें जिनके लिए वो अब युद्ध के दूसरे चरण में, पहले चरण में तो रिजीम बदलने आए थे, अब उन्होंने अपना उस एजेंडे को भी बदल लिया है। अब उनका एजेंडा सीमित है कि अगर न्यूक्लियर पर किसी किस्म की डील हो जाती है तो बैलिस्टिक मामले को छू नहीं रहे हैं
अब तो प्रस्तावों में भी बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो करते थे। तो जिस जगह पर 28 फरवरी से पहले ओमान के मध्यस्थ की जो बात है, जो उन्होंने पब्लिक की थी, अगर उसको हम ले लें तो जहां पर ये थे 28 फरवरी के पहले, सुबह युद्ध शुरू करने से पहले, अधिकतम वही उपलब्धि इस युद्ध के बाद अमेरिका और इसके हाथ लग सकती है किसी भी दबाव के अंतरिम स्थिति में, मतलब अंत की स्थिति में अधिकतम है वो। लेकिन निश्चित तौर पर ईरान भारी दबाव में है, उसकी पूरी उत्पादन प्रणाली पर उसकी आय के सबसे बड़े साधन यही है, और देश चलाना है, देश चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे दवाइयों की ही जरूरत है। तो ये ब्लॉकेट वगैरह से तो निश्चित तौर पर बहुत कठिनाइयां होती हैं, कठिनाइयां होंगी उस समाज में। हम लोग बहुत प्राइवी नहीं है उन सूचनाओं के, और उतने हम स्पष्ट ढंग से उसको देख नहीं सकते, जो थोड़ी बहुत आ रही हैं वही जानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये दबाव है उसमें, लेकिन इस दबाव को झेलने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां जो की हैं उसके तहत वो उसको संभाल रहे हैं। एक स्टेज पर जरूर वो चाहेंगे कि कोई समझौता हो जाए जो उनके वर्तमान परिस्थितियों में उनके लिए सहनीय हो, सम्मानजनक हो। क्योंकि फ्यूचर गेन उन्होंने कर लिया है, तो इमीडिएट थोड़े बहुत सरेंडर करके अगर उनकी बात उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है तो ऐसा करेंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये अब तो स्पष्ट हो गया है कि ईरान में काफी लचीलापन दिखाई पड़ रहा है। अब वो किस हद तक वो अपना लचीलापन ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी बात समझ में आ गई है कि इजराइल और अमेरिका पुराने तरीके से अब युद्ध को जारी नहीं रख सकते। ये एक बात हम लोगों ने कही थी मिलजुल कर कि अब अमेरिका पहले की तरह, जो 28 फरवरी को उसने युद्ध शुरू किया था, उस तरह का युद्ध नहीं शुरू करना चाहता किसी भी तरीके से। हालांकि बीच में इस तरह के संकेत मिले थे कि वो फिर से बूट्स ऑन ग्राउंड फौजियों का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है, या हो सकता है कि 8-10 दिन का या 7 दिन की एक कोई लड़ाई और हो, और फिर उसके बाद में ये लोग टेबल पे पहुंचे। लेकिन ये जो होर्मुज के दोनों तरफ ये जो ब्लॉकेड हुआ है, एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से ईरान, उसने इस पूरे टकराव के किरदार को वो बदल दिया है। और अब पुराने उसमें लौटने पे कोई पक्ष लगता नहीं तैयार है। शायद इजराइल बड़ी बातें अभी भी कर रहा है, लेकिन हाँ जी, तो इजराइल के बारे में इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की नीति पर भी गौर करना जरूरी है। जी, आपने बिल्कुल, ये मैं इसी पे लाना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली अमेरिका की इस समय की समस्या ये है कि अमेरिकी नेतृत्व इजराइल की अनदेखी नहीं कर पा रहा है। इजराइल से वो सीधी बातें नहीं कर पाता। इजराइल की मंशा और अमेरिका की मंशा में बहुत फर्क है, दोनों के इंटरेस्ट में भी फर्क है। लेकिन अमेरिकी नेतृत्व इजराइल के किन कारणों से इस तरह से प्रभाव में है कि ये डील बार बार अगर बिगड़ रही है तो इसलिए ही बिगड़ रही है कि इजराइल अपने इंटरेस्ट को इसमें जो सर्व कराना और करना चाहता है वो मुद्दा बन जाता है। और इसलिए ये संभावना एकदम से खारिज अभी भी नहीं की जा सकती कि एक बार फिर कोई स्किर्मिश कभी बीच में न हो जाए, क्योंकि इजराइल एडवेंचरिस्ट है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए स्वयं बहुत सारे एडवेंचर करता रहता है और अमेरिका से कराने के प्रयास करता रहता है। ये पूरा एडवेंचर ही था जो हुआ है। तो वो कभी भी किसी भी सूरत में कोई एक कहानी गढ़ के, कोई सूचना दे के, कुछ चीजों का तर्क दे के अमेरिका को उसके फैसले बदलने में मजबूर कर सकता है। इसलिए हमें ये चीज हमेशा खिड़की खोल के रखनी पड़ेगी हर विमर्श में कि हम जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं उन निष्कर्ष के अलावा भी एक जगह है जहां से वो निष्कर्ष कभी भी बदले जा सकते हैं, और वो इजराइल है। इजराइल इस परिस्थिति को दूसरी तरह से आकलन कर रहा होगा। वो सोचेगा कि इस समय ईरान थोड़ा कमजोर पड़ा है, एक बार फिर ट्राई करते हैं रिजीम चेंज की, फिर 10-15 दिन का एक हमला करते हैं और शायद रिजीम अब बदल लें। और वो कुछ कहेगा, मेरा ह्यूमन इंटेलिजेंस ने ये बताया है, मेरी टेक्निकल इंटेलिजेंस ने ये बताया है, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ मार देंगे, उसको वहां काट देंगे, और ये बिजली घर तोड़ देंगे तो ये फलाना डैम तोड़ देंगे। इस तरह की चीजें इजराइल पेश करता रहता है हमेशा। उसके अपने डॉक्ट्रिन में तो ये है ही है, उसके अपने आचरण में भी है, और वो अपने लिए हमेशा हमने पाया है उसके पूरे अतीत से अगर उसका अध्ययन करें कि बहुत सारी चीजें उसने खुद निर्मित की हैं, अपने आप को खुद उससे दंडित कराया और उसका बहाना बना के फिर दूसरों की जमीन हड़प ली है, दूसरे के लोगों को मार दिया है।
जैसे ये हमास नाम का जो संगठन है, ये बात हम लोगों ने नहीं की, इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमास नाम के संगठन को इजराइल ने पैसा दिया और दिलवाया है। जी जी। हमास क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इजराइल में जो फलस्तीन का जो एक आंदोलन था, वो हाँ। पहले यासर अराफात वगैरह के जमाने में जो आंदोलन था, वो एक दूसरी तरह का आंदोलन था, वो एक प्रोग्रेसिव आंदोलन भी था। उसमें बहुत सारी उनकी, उस समय तो खैर सारे गल्फ के कंट्रीज में बहुत सारे देश जो है बड़े प्रोग्रेसिव थे, वहां स्त्रियों वगैरह के अधिकारों वगैरह के मामले में मुल्लागिरी नहीं थी। हमास जो है वो उन सब तर्कों को भी लेके आया है जो आईसिस देते हैं, या बहुत सारे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जो देते हैं, वो इस्लाम की कट्टरता के आधार पर उस तरह से बना। ये चीज इजराइल को सूट करती है। और पुराने नेतृत्व का जो तर्क था, जो दुनिया में स्वीकृत था, जिसकी वजह से इजराइल आइसोलेटेड था, उसको कमजोर करने के लिए इजराइल ने हमास नाम के संगठन को खाद पानी दिया है, कंट्रोल किया है। और उसके द्वारा किए गए उस एक कार्रवाई को, जिसमें इजरायली मारे गए थे और तमाम घटनाएं हुई, और जिसका सारी दुनिया में जाहिर है कि फिलिस्तीनी आंदोलन को बहुत बड़ा उससे धक्का लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अमानवीय थी। अमानवीय चीजें कोई करेगा उसको तर्क नहीं मिल सकता दुनिया में। और नतीजा ये हुआ कि इजराइल को तर्क मिल गया कि वो गाजा पट्टी को पूरा तहस नहस कर दे, और उसने कर दिया। हालांकि उसको किसी ने दुनिया में स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने तर्क पैदा करने के लिए हमास का, इस बात की संभावनाओं को एकदम नहीं इनकार किया जा सकता है कि उसने हमास का इस्तेमाल किया इसके लिए, अपने ऊपर हमला कराने के लिए, और फिर उससे बड़ा हमला करके पूरे उस इलाके को कब्जा करने के लिए। जमीन उसने कब्जा कर ली, वो तो अब लेबनान तक में घुस गया है, सीरिया में घुसा हुआ है। एक्चुअली वो जमीन हड़पने की जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसके नक्शे कई बार आते हैं, जो बहुत ब्रॉडर इजराइल बनाना चाहता है, वो जो अमानवीय उसकी और इस तरह की संकल्पनाएं हैं, उनको दुनिया में और किसी से स्वीकृत तो करा नहीं सकता, सिर्फ अमेरिका से उसको स्वीकृत कराना होता है, अमेरिकी प्रशासन से, जिसका वो बार बार इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ये जो एक फैक्टर है, इस फैक्टर के खतरे को हमें हमेशा ही, जब भी हमारी बात होगी, कैविएट लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें, आपको दोनों को या किसी को नहीं पता है कि वो क्या स्कीम बना रहा है, क्या तिकड़म लगा रहा है, वो क्या फीड कर रहा है, और वो उससे क्या हासिल कर लेगा। क्योंकि हम लोग तो 27 तारीख तक ये सोच रहे थे कि ये सुलह होने वाली है। जो सूचनाएं थी और जो उनका आकलन से हम इस निष्कर्ष पर थे कि ये मामला डिसाइड हो जाएगा। ट्रंप ने भले ही, क्योंकि ट्रंप ने जो डील ओबामा के टाइम की तोड़ी थी, उसके बाद से इजराइल ने ये लीवर लगा दिया था कि वो ईरान पे हमला करे, हमला करे, हमला करे। पिछले कार्यकाल में ट्रंप उसको किसी तरह से अवॉइड कर ले गया। उसकी वजह इंस्टीट्यूशंस का दबाव हो सकता है, अमेरिकी इंस्टीट्यूशंस में जो अपनी बात रखने, अपनी बात को कानूनी रूप से प्रकट करने की क्षमता है, उसकी वजह से। लेकिन अब जब दोबारा ट्रंप जीत के आ गए सारे अवरोधों के बाद, तो इस समय वो आउट ऑफ बॉक्स खेल रहे हैं, और इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान पर हमला करा दिया। जी, ये मुझे संभावना हमेशा छोड़ के रखने का मन होता है। आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया। इजराइल एक ऐसा पक्ष है जो कभी भी इस पूरे जो शांति के अमेरिका और ईरान की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, एक रस्साकशी चल रही है, लेकिन वो रस्साकशी युद्ध के लिए नहीं है, युद्ध से बचने के लिए रस्साकशी है। लेकिन इजराइल एक ऐसा पक्ष है जो इस रस्साकशी को कभी भी नाकाम कर सकता है, अमेरिका को भी मजबूर कर सकता है दोबारा युद्ध में उतरने में, कुछ इस तरह की कार्रवाइयां कर सकता है जिससे युद्ध पुनः शुरू हो जाए। क्योंकि इजराइल की डिजाइन अमेरिका की डिजाइन से और ईरान की डिजाइन से बिल्कुल अलग है। तो आप इस परिस्थिति पर जो घटनाक्रम है, वो तो मेरे ख्याल से बदल ही रहा है। मुझे लगता है कि हर दिन एक नई खबर आती है, और जो जब युद्ध हो रहा था तो उतनी उत्तेजक नहीं लगती है, लेकिन अगर गहराई में जाने जाएं तो वो ज्यादा जटिल होती है और उसको अधिक समीक्षा की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, और जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। ठीक ही रहा सर।